हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूनिक स्टडी हब बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइज़, आज हम करेंगे क्लास 6। ये हमारी क्लास 6 रहेगी। एनसीईआरटी हिस्ट्री में आपको करवा रही हूँ, ठीक है। 6, 7, 8 की आपको एनसीईआरटी में करवा रही हूँ, जिसमें मैंने हिस्ट्री का सेक्शन लिया है। तो ये आज की क्लास 6 रहेगी। इससे पहले 5 वीडियो आप देख लीजिए, सीरियल वाइज ये चलेगा। और एक प्लेलिस्ट में आपको हिस्ट्री का सेक्शन दिया गया है, जिसमें आपको 6, 7 और 8 की कंप्लीट एनसीईआरटी हिस्ट्री मिलेगी। साइड बाय साइड जो है सिविक्स मिलेगी, ठीक है। अलग अलग प्लेलिस्ट बनी होगी, ऐसे मेंशन नहीं होगा कि 6 क्लास की ये है 7 की नहीं है। बिल्कुल सीरियल वाइज ही हम चलेंगे, ठीक है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को मैक्सिमम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो हम अपनी स्टार्ट करते हैं। लास्ट जो हमारी वीडियो रही थी उसमें मैंने आपको महापाषाण के बारे में बताया था, तो पहले की वीडियो देख लीजिए। अब बात करेंगे हम जनपद की, कि जनपद होता क्या है। तो जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह होता है। जनपद, जन के मतलब जो लोगों के बसने की जगह, जिसको हम क्या कहते हैं? जनपद। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की जो है कई बस्तियों की जो है खुदाई की है। कौन कौन से बस्तियां हैं जिनकी खुदाई की है? एक तो है आपका दिल्ली में आपका पुराना लाल किला है, जिसको आज भी हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश में आपका एक मेरठ, आपको पता होगा ये स्थान है, उसके पास एक हस्तिनापुर है। और एटा के पास जो है आपका अतरंजी खेड़ा, इनमें प्रमुख है। ये तीनों नाम आपने याद रखने हैं कि कौन कौन से जो हैं आपको जनपद की बस्तियां मिली हैं। दिल्ली में आपका पुराना लाल किला है, उत्तर प्रदेश मेरठ के पास आपका हस्तिनापुर है, और एटा के पास आपका अतरंजी खेड़ा है। खुदाई से पता लगता है कि जो लोग थे उस समय वो झोपड़ियों में रहते थे। किस में रहते थे? झोपड़ियों में रहते थे। और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को वो पालते थे। साथ साथ वो अपना गुजारा भी तो करेंगे ना। तो वो कौन कौन सी फसल उगाते थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। वो चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल और सरसों, ये ऐसी फसलें उगाते थे और अपना जो है भरण पोषण करते थे। पूर्व स्थलों में कुछ विशेष प्रकार के आपको बर्तन भी मिले हैं, जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं बर्तन। ये विशेष प्रकार के बर्तन थे, ठीक है। इतना आपको जो है याद रखना है, इतना ही आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है। अब बात करेंगे हम महाजनपद की। करीब 2500 साल पहले कुछ जो जनपद थे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए थे, अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे। इन सबको क्या जैसे जनपद है, अब देखिए ये जनपद हो गया, अब इन सबको मिला के क्या हो गया? महाजनपद हो गया, ठीक है। अर्थात इनको क्या कहा गया? महाजनपद। अर्थात इनकी चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें जो थी बनाई गई थी, ठीक है। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। अतः महाजनपदों के राजा जो थे, लोगों द्वारा समय समय पर लगाए गए उपहारों पर निर्भर ना रहकर अब नियमित रूप से वो कर वसूलने लगे थे। आप अब समझ सकते हैं कि जब जनपद की बारी आई तो लोग झोपड़ियों में रह रहे थे, अपना पालन पोषण किस तरह कर रहे थे? कृषि कर रहे थे, तरह तरह की फसलें खा रहे थे, ठीक है। लेकिन जब ये सभी जनपद मिलकर महाजनपद बन गए, अब ये कब बने? 2500 साल पहले बने। और महाजनपद हो गया तो झोपड़ियों की जगह क्या हो गया? लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई, ठीक है। अब जो थे उस समय जो उपहार लेते थे, जो राजा लोग थे उपहार लेते थे, लेकिन एक टाइम ऐसा हो गया कि महाजनपद में आते आते वो कर वसूलने लगे, टैक्स लेने लगे। किस पे कर वसूलने लगे? वो फसलों पर जो लगाए गए टैक्स थे, अब वो नियमित रूप से जो थे कर वसूलने लगे थे। इसमें इनका बहुत बड़ा फ़ायदा था। अगर फसल पर आप कर लगा रहे हैं और जो मेन आपका जो सोर्स ही है वो कृषि है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें राजा को उपहार की बजाय कर से ज़्यादा जो है आपको उसको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था, ठीक है। आप समझ सकते हैं इस बात को, कॉमन सेंस है ये। क्योंकि अधिकांश लोग जो थे वो कृषक ही थे। प्राय उपज का वो अपना 1/6 हिस्सा वो क्या कर देते थे? टैक्स के रूप में दे सकते थे। जिसको टैक्स के रूप में वो दे देते थे तो उसको वो क्या कहा जाता था? उसको उस भाग को भाग कहा जाता था। वो जो देते थे उनको क्या कहा जाता था? भाग कहा जाता था, ठीक है। तो इतनी चीज़ें जो हैं आपको महाजनपद के बारे में पता होनी चाहिए कि जनपद था तो कैसा था, कैसा मतलब भौगोलिक एरिया था, महाजनपद में आते आते कैसे अपडेटेड हो गया, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। कृषि में परिवर्तन भी हुआ, ठीक है। महाजनपद में कृषि में भी परिवर्तन हुआ। इस युग में कृषि में 2 बड़े परिवर्तन आए। वो कौन कौन से परिवर्तन आए? इसमें जो है हल्के फाल अब लोहे के फाल बनने लगे।
तो ऑब्वियस सी बात है जो फाल थे वो अब लोहे के बनने लगे, जो कृषि अब आसान हो जाएगी। अब कठोर ज़मीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से जो था आसानी से जोता जा सकता था। तो ये सबसे बड़ा परिवर्तन आपकी कृषि में हुआ है। लोगों ने धान के पौधे का रोपण शुरू किया। किस में किया? महाजनपद में। अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर उपजाने के बजाय धान की जो है पौध उन्होंने तैयार कर दी और उन्होंने क्या करा? उनका रोपण शुरू कर दिया। तो ये सब चीज़ें किस में हुई? तो ये सब चीज़ें हुई आपकी महाजनपद में। लेकिन जनपद में इतना अपडेट नहीं था। आप समझ सकते हैं, लोग झोपड़ियों में रह रहे हैं तो कहाँ वो लोहे का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बिल्कुल कॉमन सेंस है। क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, घुमा फिरा के आ जाए, तो कॉमन सेंस भी लगाइए। जनपद के बारे में आपको कॉन्सेप्ट पता है, महाजनपद के बारे में पता है, तो क्वेश्चन कैसे भी आ जाए तो आप बता सकते हैं आसानी से। अब बात करेंगे मगध की। ये सबसे बड़ा महाजनपद था और ये जो है हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है। गंगा और सोन नदी के जो है मगध से होकर ये बहता था, मगध से होकर ये बहती थी। गंगा और सोन नदी जो है मगध से होकर बहती थी। मगध में बहुत ही शक्तिशाली शासक थे जो आपको याद रखने। एक तो आपका था बिंबिसार और एक आपका था अजातशत्रु। बिहार में राजगृह, जिसको हम आधुनिक राजगीर के नाम से भी जानते हैं, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में राजगृह से जो थी आपकी जो राजधानी बन गई, वो कौन सी बन गई? पाटलिपुत्र। ये मैंने बहुत अच्छे से आपको जो है ना टेड एग्जाम स्टडी पर करवाया, हिस्ट्री में करवाया, बहुत अच्छे से करवाया। ये मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही जो था एक वज्जी राज्य था। क्या नाम था उसका? वज्जी राज्य था। और जिसकी राजधानी क्या थी? वज्जी से वैशाली। राजधानी क्या थी? वैशाली। बिहार थी, यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी। वज्जी में क्या थी? एक अलग तरह की शासन व्यवस्था थी, जिसको क्या कहा जाता था? जिसको हम गण या संघ कहते थे। वज्जी में एक अलग तरह की शासन व्यवस्था थी, जिसको क्या कहा जाता था? गण या संघ कहते थे। बुद्ध और महावीर जो दोनों ही थे वो गण या संघ से संबंधित थे। बुद्ध और महावीर आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाऊंगी। तो दोनों जो थे इसी गण या संघ से संबंधित थे। इन दोनों का मानना था कि ज्ञान प्राप्ति के लिए आपको घर त्यागना आवश्यक है। ठीक है, चलिए वीडियो के एंड तक आप बने रहे हैं। आप बने रहे हैं तो उसके लिए थैंक यू सो मच। अब मैक्सिमम लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब का रेड बटन उसको ज़रूर प्रेस करें और ऑल पर आपने ज़रूर क्लिक करना है। इससे क्या होगा कि मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियोस आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बुद्ध की कहानी को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, और इसी तरह जो है सीरियल वाइज चलता रहेगा। चैनल से नए जुड़े हैं तो आपको समझ आ गया होगा कि मैं किस तरह जो है आपको एनसीईआरटी करवा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लें। और आपको पता है कि सीडीपी के एमसीक्यूज़ भी मैं आपको करवा रही हूँ, तो इसकी जो प्लेलिस्ट है मैं आज अपडेट कर दूँगी। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं आपके एमपी-टेट वर्क 2 के लिए। और आपके सीटेट जुलाई जो आने वाला है, टारगेट यही है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और शेयर मैक्सिमम करें। चलिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।